हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। मेरा नाम है अनाहत कलसी एंड इन टुडेज लेक्चर हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर 11th एंड 12th ऑफ अप्रैल 2024। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन विल ओवरसी यानी कि ऑपरेशंस ओवरसी करेगी ऑफ द सितवे पोर्ट इन म्यांमार, जो कि इंडिया का सेकंड ग्लोबल पोर्ट है। यानी कि इंडिया ऑपरेट करेगा इस ओवरसीज़ पोर्ट को, सितवे पोर्ट इन म्यांमार। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ओवरसी करेगी। आंसर है आपका ऑप्शन सी, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये इसको ओवरसी करेगी। तो देखते हैं और इस न्यूज़ के बारे में। तो इंडिया नाउ हैज़ फुल राइट्स टू ऑपरेट दी सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार। कहाँ पर है ये? तो लोकेशन देख रहे हैं हम, कलादन रिवर, रखीने स्टेट ऑफ म्यांमार में है ये पोर्ट, सितवे पोर्ट। और ये है इंडिया की सेकंड ओवरसीज़ पोर्ट। यानी कि इससे पहले भी एक पोर्ट है जिसे कि इंडिया ऑपरेट कर रहा है, जो कि है छब्बाहर, ईरान में। पोर्ट का नाम है शहीद बेहिश्ती पोर्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोर्ट है और अब जो है वो सेकंड ग्लोबल पोर्ट है, सितवे पोर्ट। तो मैनेजमेंट हमने देख लिया कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है ओवरसी करेगा पोर्ट को। अब इसका जो है सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या है। तो एक ये प्रोजेक्ट है कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। अब दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार टू इम्प्रूव दी ट्रेड रिलेशंस, एक तो नंबर 1। दूसरा, इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस एक ये भी है कि यहाँ पर है, देखो आप मैप में, मिज़ोरम स्टेट। तो इंडियन स्टेट ऑफ मिज़ोरम को अगर हमें कनेक्ट करना हो इधर वेस्ट बंगाल के स्टेट से, ठीक है, तो अगर हम लैंड रूट देखें तो वहाँ पे जो है चिकन नेक को भी क्रॉस करके आना होता है। तो लैंड रूट जो है हमारे पास एक ही है। तो हम चाहते हैं कि एक सी रूट भी हो जो कि मिज़ोरम से कनेक्ट कर दे रेस्ट ऑफ इंडिया को। तो मिज़ोरम के स्टेट से यहाँ कलादन रिवर से होते हुए म्यांमार के अंदर से, फिर यहाँ सी रूट से दिस कैन बी कनेक्टेड टू इधर दी कोलकाता पोर्ट और दी हल्दिया पोर्ट इन वेस्ट बंगाल। यानी कि कनेक्टिविटी जो है सी रूट के थ्रू प्रोवाइड करता है रेस्ट ऑफ इंडिया से मिज़ोरम स्टेट की तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 अप्रैल 2024 को क्या एक हिस्टोरिक रूलिंग इशू की है। तो आंसर है इसका कि दिस हिस्टोरिक रूलिंग इज़ एसोसिएटेड टू राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सिटीजन्स को ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो देखते हैं इसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक रूलिंग जो है पास की है, जो कि रिकग्नाइज करती है फॉर द फर्स्ट एवर टाइम द राइट ऑफ सिटीजन्स टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे पहले तो वो देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो राइट है कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से जो है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ये इंट्रिंसिकली लिंक्ड है टू दी फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड इक्वालिटी। यानी कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 हमारा डील करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से, और आर्टिकल 21 डील करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इन दोनों आर्टिकल्स में जो राइट मिलती है सिटीजन्स को, फंडामेंटल राइट्स, वो इंट्रिंसिकली लिंक्ड है इस चीज़ से कि एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज से भी उन्हें प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, अब किस केस के चलते जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग पास की है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसकी इन प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी जो है केस चल रहा था। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, अब ये एंडेंजर्ड इसलिए है क्योंकि इट फेसेस ए सिवियर थ्रेट फ्रॉम दी पावर लाइन्स। ठीक है, तो और राजस्थान और गुजरात में जो है पहले चल रहा था कि देयर वाज ए बैन ऑन पावर लाइंस। ठीक है, जो ओवरहेड पावर लाइंस होती हैं। तो फिर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को रिलैक्स किया था। अभी भी जो है ये केस कोर्ट में चल रहा है
एक एक्सपर्ट कमेटी भी फॉर्म की गई है इसके ऊपर, इस इशू के ऊपर, ठीक है, वो हमने अलग से सेपरेटली कवर किया है। बट उसी केस के चलते जो है ये जो सिटीजन्स की राइट है ये डिस्कशन में आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है। अब नेक्स्ट चीज़ हम इसमें देख रहे हैं कि लैक ऑफ लेजिस्लेशन इज़ नॉट ए बैरियर, यानी कि इंडिया में ऐसा कोई अम्ब्रेला लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहा हो क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। तो इवन दो इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टिल दिस इज़ ए फंडामेंटल राइट विद द सिटीजन्स। इससे पहले भी कुछ केसेस रहे हैं जिन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी हैं, तो देखते हैं वो क्या हैं। तो इन दी MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस एंड दी वीरेंद्र गौर वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा केसेस पहले भी रिकग्नाइज किया गया है द राइट टू ए क्लीन एनवायरनमेंट एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये जो है प्रेसिडेंस लिया है इसको कोर्ट ने और एक राइट दी है सिटीजन्स को टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि इसरो के चंद्रयान 3 ने कौन सा अवार्ड जीता है फॉर इट्स लूनर लैंडिंग। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, द जॉन एल स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 की जो मिशन टीम है उन्हें सम्मानित किया गया विद दी जॉन एल स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो ये अवार्ड करती है स्पेस फाउंडेशन जो कि एक US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और चंद्रयान 3 की जो सक्सेसफुल लूनर लैंडिंग थी जो कि 23 अगस्त 2023 को हुई, उसके चलते इन्हें जो है इसरो को ये ऑनर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के टेनिस स्टार जो हैं सुमित नागल, ही हैज़ वन एट दी मोंटे कार्लो मास्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है, मोंटे कार्लो मास्टर्स क्या है, फिर इस क्वेश्चन से हम डील करेंगे। तो मोंटे कार्लो मास्टर्स एक टेनिस टूर्नामेंट है मेल प्रोफेशनल्स के लिए जो कि क्ले कोर्ट्स पे खेला जाता है और कहाँ होता है, फ्रांस में, ठीक है। तो देखते हैं तो यहाँ पे जो सुमित नागल की विन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस क्या है। आंसर ऑप्शन बी है, फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेन ड्रॉ मैच एट दी मोंटे कार्लो मास्टर्स। तो देखते हैं इसके बारे में और। तो 9 अप्रैल 2024 को सुमित नागल इन्होंने जो है हिस्ट्री क्रिएट की बाय डिफीटिंग मटेओ अर्नाल्डी एट दी मोंटे कार्लो मास्टर्स मेन ड्रॉ मैच। तो ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर्स पे एक मेन ड्रॉ मैच को जीता है। दूसरे इसमें सिग्निफिकेंस की बात यह है कि ये पहले इंडियन हैं टू विन ए क्ले कोर्ट ATP मास्टर्स 1000 मैच सिंस 1990, ठीक है। तो क्ले कोर्ट्स पे खेला जाने वाला ATP टाइटल जो है पहले इंडियन बन गए हैं सिंस 1990 जिन्होंने कि इस पे जीता हो मैच, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, व्हाट डिड पीटर हिग्स रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, फॉर द थ्योरी ऑफ हिग्स बोसॉन। तो देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है। तो पीटर हिग्स जो कि एक रिनोन्ड ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं, ही हैज़ पास्ड अवे, ही डाइड एट द एज ऑफ 94। तो 1964 में पीटर हिग्स ने जो है प्रिडिक्ट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ ए फंडामेंटल फिजिकल पार्टिकल जो कि इनेबल करता है दूसरे पार्टिकल्स को टू एक्वायर मास। तो हेंस हर चीज़ का जो है, मतलब अगर आप सोचें कि पार्टिकल से ही सारी दुनिया बनी है, तो पार्टिकल्स जो हैं एक्वायर करते हैं मास, तो ऐसे फिर बिग बैंग के बाद जो है यूनिवर्स जो है क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अब 2012 में जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, दैट पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड एंड इट इज़ कॉल्ड द हिग्स बोसॉन और द गॉड पार्टिकल। दिस वाज डिस्कवर्ड एट द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। अब 2013 में इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स से सम्मानित किया गया फॉर हिज वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ हिग्स बोसॉन। इन्होंने ये नोबेल प्राइज़ शेयर किया बेल्जियम के फ्रैंकोइस
एंगलर्ट के साथ, ठीक है। उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली यही थ्योरी जो है दी थी। अब सिग्निफिकेंस इस डिस्कवरी का ये है कि दिस पार्टिकल, इसकी जो डिस्कवरी है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एज टू वाई फंडामेंटल पार्टिकल्स हैव मास, ठीक है। तो पीटर हिग्स, रिनोन्ड फिजिसिस्ट, हैज़ पास्ड अवे, ठीक है, नोबेल प्राइज़ विनर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आयरलैंड के यंगेस्ट पीएम जो हैं वो कौन बन गए हैं। तो ये हैं साइमन हैरिस, ये जो हैं आयरलैंड के यंगेस्ट पीएम बन गए हैं एट 37 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इन्होंने लियो वराडकर को रिप्लेस किया है, जिन्होंने कि रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू सम पर्सनल एंड पॉलिटिकल रीजंस। साथ ही देख लेते हैं कि आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, और आयरलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं माइकल डी हिगिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि कौन सा इवेंट है जो कि एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है ऑन दी 10th of April। तो आंसर है इसका वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो देखते हैं 10 अप्रैल 2024 को अगेन वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है सेलिब्रेट किया गया। ये कमेमोरेट करता है दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जर्मन फिजिशियन एंड केमिस्ट डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, जिन्हें कि जाना जाता है एज दी फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। 2024 की इस डे की थीम थी होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। ये इंडिया में जो है सेलिब्रेट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, 10th of April को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। आगे हम देख रहे हैं जर्मन डेमोक्रेसी प्राइज़, इससे सम्मानित किया गया है यूलिया नेवेल्नी को। और क्वेश्चन है कि क्या कंट्रीब्यूशन या क्या रीज़न की वजह से जो है इन्हें ऑनर किया गया विद द जर्मन डेमोक्रेसी प्राइज़। तो आंसर है फॉर ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म। तो देखते हैं और इस आर्टिकल के बारे में। तो जर्मन डेमोक्रेसी प्राइज़ जो है जॉइंटली दिया गया है एलेक्सी नेवेल्नी, जो कि रशिया के मेन ऑपोजिशन लीडर थे अगेंस्ट पुतिन, जिनकी की रिसेंटली डेथ हुई। तो लेट एलेक्सी नेवेल्नी एंड उनकी जो वाइफ हैं यूलिया नेवेल्नी, उनको जो है सम्मानित किया गया है जर्मन डेमोक्रेसी प्राइज़ से फॉर देयर फाइट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 कौन से देश ने जो है सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस किए हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है। तो यूनिकॉर्न इज़ ए प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी जिसकी की वैल्यूएशन जो है इज़ ओवर $1 बिलियन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ऑफ 2024। ये रैंक करता है कंट्रीज़ को विद द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन द कंट्री। तो देखते हैं कहाँ पर है मोस्ट यूनिकॉर्न्स। तो सबसे पहला टॉप रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स, देन इज़ चाइना, और थर्ड रैंक पे है इंडिया विद 67 यूनिकॉर्न्स। ऑल्दो दिस नंबर हैज़ डिक्लाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2017, ठीक है। और साथ ही इंडिया ने जो है ऑफशोर यूनिकॉर्न्स यानी कि आउटसाइड ऑफ इंडिया भी बहुत सी यूनिकॉर्न कंपनीज जो हैं खड़ी की हैं। इनफैक्ट मोर देन एनी अदर कंट्री 109 यूनिकॉर्न्स जो हैं ऑफशोर बनाई हैं, और विद इन इंडिया जो है 67 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, ठीक है। तो इंडिया का रैंक है थर्ड इन दी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अगर किसी को देखना हो एक टोटल सोलर एक्लिप्स, तो वेयर शुड दैट पर्सन बी स्टैंडिंग इन ऑर्डर टू व्यू इट, ठीक है। तो आंसर है इन दी अम्ब्रा। तो पहले न्यूज़ क्या है वो जान लेते हैं और फिर देखते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स कैसे होता है। तो 8 अप्रैल को जो है टोटल सोलर एक्लिप्स वाज विजिबल थ्रू नॉर्थ अमेरिका, पासिंग ओवर मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को इट वाज विजिबल। तो समझते हैं पहले सोलर एक्लिप्स होता कैसे है। सो सोलर एक्लिप्स हैपन्स व्हेन मून मूव्स बिटवीन दी अर्थ एंड द सन, यानी कि इधर सन है इधर अर्थ है और बीच में मून आ जाता है, जब मिडिल में आ जाता है, कास्टिंग ए शैडो ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये मून की साइड है जो लिट है,
दिस साइड, बिकॉज इस पे सनरेज पड़ रही हैं, ठीक है। इस तरफ वाली जो साइड है इस पर सनरेज नहीं फॉल कर रही हैं एंड दिस इज फेसिंग द अर्थ, तो ये जो है हमें डार्क अपीयर करेगी। सो ए सोलर इक्लिप्स इज विटनेस्ड ड्यूरिंग न्यू मून, तो न्यू मून में मून हमें जो है शैडो में नज़र आता है, डार्क नज़र आता है, ठीक है। और मून एंड सन आर अलाइंड ऑन दी सेम साइड ऑफ दी अर्थ, तो अर्थ इस तरफ है और मून और सन दोनों उसकी एक डायरेक्शन में है ताकि जो है मून की शैडो फॉल कर सके अर्थ पे। तो न्यू मून के टाइम पे ही सोलर इक्लिप्स जो है नज़र आता है। अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अब अगर हम ये देखें कि न्यू मून कितनी बार होता है, तो न्यू मून तो हर मंथ हो रहा है, बिकॉज एवरी 29.5 डेज जो है अर्थ जो ऑर्बिट कर मून जो ऑर्बिट करता है अर्थ को, दैट ऑर्बिट इज कंप्लीटेड एवरी 29.5 डेज। सो न्यू मून तो अकर करता है हर मंथ, लेकिन सोलर इक्लिप्स जो होता है हैपन्स ओनली 2 to 5 टाइम्स एनुअली। अब ऐसा क्यों? तो जो अर्थ है वो ऑर्बिट कर रहा है सन को एक प्लेन में, ठीक है, और जो मून है लाइक से इस प्लेन में ऑर्बिट कर रहा है, और से कि मून जो है वो एक थोड़े टिल्टेड इस तरीके से इस प्लेन में जो है ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को। तो हमेशा जो है ये ऑर्बिट्स अलाइंड नहीं है, तो मून की ऑर्बिट थोड़ी सी टिल्टेड है, तो ओनली अ फ्यू टाइम्स विल दी शैडो ऑफ मून फॉल ऑन अर्थ, ठीक है, क्योंकि सेम प्लेन में नहीं है दोनों का ऑर्बिट। तो जब जब वो सेम प्लेन में आता है तब जो है सोलर इक्लिप्स अकर करता है, विच इज़ 2 to 5 टाइम्स अ ईयर। अब दूसरी चीज़ जो हमने क्वेश्चन भी किया सॉल्व, कि जो टोटल सोलर एक्लिप्स है दैट कैन ओनली बी विजिबल व्हेन ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन द अम्ब्रा, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो है दिस राइट हेयर, तो बहुत ही स्मॉल एरिया ऑफ अर्थ जो है वहाँ पे जो है अम्ब्रा है, यानी कि फुल शैडो है, बाकी जगह पे जो है पार्शियल यानी पेनम्ब्रा पार्शियल शैडो रहती है मून की। तो जो अम्ब्रा में खड़ा है वही सिर्फ टोटल सोलर इक्लिप्स को देख पाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें टोटलिटी में यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान जो है सन का जो कोरोना है, सन का जो एटमॉस्फेयर है वो नज़र आता है, तो इट लुक्स लाइक ए वाइट हेलो अराउंड दी डार्कन्ड सन विच इज़ बेसिकली हाइडिंग बिहाइंड दी मून। तो हमने कवर कर लिया है कि जितने भी क्वेश्चन सोलर इक्लिप्स के रिलेटेड बनते हैं, मिडल ऑफ द अर्थ एंड सन में होता है मून तभी सोलर इक्लिप्स होता है, न्यू मून के टाइम पे होता है, फ्रिक्वेंसी 2 to 5 टाइम्स एनुअली, अम्ब्रा में ही आपको टोटल सोलर इक्लिप्स विजिबल होगा, टोटलिटी के टाइम पे सन का कोरोना जो है वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू दी मिसलेनियस सेक्शन। अब इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का जो इंडिया का नॉमिनी है वो मेंबर बना है, तो देखते हैं। तो जगजीत पावड़िया ये जो हैं ये बन गई हैं मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर द 3rd टर्म, ठीक है। और टर्म कब से कब तक का है? 2025 से 2030 तक का। इलेक्ट किया है यूएन इकोसॉक ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने इंडियन नॉमिनी जगजीत पावड़िया जी को इलेक्ट किया है एज दी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। आगे हम देख रहे हैं कि नेशनल विमेंस हॉकी के कोच जो हैं वो कौन बने हैं। तो ये हैं हरेंद्र सिंह, जो कि फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर हैं और एज ए कोच इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये जो बने हैं इंडियन विमेंस हॉकी टीम के हेड कोच बन गए हैं, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं 16th फाइनेंस कमीशन। तो ये इसे हमने पहले भी किया था कि 16th फाइनेंस कमीशन के कौन मेंबर्स हैं। तो अभी रिसेंटली जो है निरंजन राजाध्यक्षा इन्होंने एक्सप्रेस किया है उनकी इनएबिलिटी टू ज्वाइन द कमीशन। तो जो है इन्हें इनकी जगह पे दूसरे मेंबर को अपॉइंट किया गया है, वो हैं मनोज पांडा। ही हैज़ बिकम ए मेंबर इन दी 16th फाइनेंस कमीशन। तो अब देख लेते हैं कि क्या पिक्चर है 16th फाइनेंस कमीशन की। तो इट इज़ चेयर्ड बाय अरविंद पानागरिया और इसके 4 मेंबर्स हैं।
ये हम देख सकते हैं 3 जो हैं फुल टाइम मेंबर हैं, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, और पार्ट टाइम मेंबर हैं सौम्या कांति घोष। नेक्स्ट हम देख रहे हैं किताब आई कैन कोच, ये किसने लिखी है? तो डिजिटल कोचिंग लीडर हैं सिद्धार्थ राजशेखर, ये उनकी किताब की जो है अगली सीरीज़ है। तो वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं अपनी किताब आई कैन कोच की। आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं हम WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, पर इसमें जो डेटा लिया गया है वो 2022 का है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से वो कंट्री जहाँ पे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस हुए हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के, वो है चाइना, और इंडिया है सेकंड नंबर पर। तो इंडिया के बारे में देख लेते हैं। टोटल ऑफ 3.5 करोड़ केसेस जो हैं इंडिया में हुए हैं। जो ग्लोबल बर्डन की अगर हम बात करें तो उसका 11.6% है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी 2022 में इंडिया वाज एट दी सेकेंड नंबर इसके केसेस में। थोड़ा सा यहाँ पे हेपेटाइटिस के बारे में देख लेते हैं। तो ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, जो कि फिर फर्दर रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करता है एंड इट कैन इवन बी फेटल। इसके 5 जो है मेन स्ट्रेन्स हैं, A, B, C, D एंड E। ठीक है, हेपेटाइटिस रिपोर्ट हमने देखा। आगे हम देख रहे हैं वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल MRI, इसने स्कैन किया है ह्यूमन ब्रेन को। ठीक है, तो नाम देखते हैं सबसे पहले इस MRI मशीन का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन का। आइसवेल्ट जो है इसका नाम है, ये दुनिया की सबसे पावरफुल MRI मशीन है। तो इसकी जो प्रिसीजन है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है कॉमन MRI मशीन से। अब MRI में हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इसका नाम ही है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये क्रिएट करती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, 11.7 टेस्लास। तो एक तो यूनिट देख लेते हैं, ये टेस्ला किस चीज़ की यूनिट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो क्रिएट करती है वो भी बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है IWF वर्ल्ड कप 2024। ये जो है हुआ थाईलैंड के फुकेत में, और मणिपुर की जो हैं बिंदिया रानी देवी, इन्होंने यहाँ पे जीता है ब्रॉन्ज मेडल और बन गई हैं पहली इंडियन टू विन ए मेडल एट द IWF वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप इन दी विमेंस 55 kg इवेंट। बिंदिया रानी देवी मणिपुर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने इस वर्ल्ड कप में। आगे हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है कंस्टिट्यूट की हैं 2 टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स टू इवैल्यूएट द रिस्क एंड सर्वे 5 ग्लेशियल लेक्स इन द स्टेट, जो कि हैं प्रोन टू ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं ग्लेशियल लेक होता क्या है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या है। तो ग्लेशियल लेक जो है फॉर्म होती है ग्लेशियर के इरोड होने से। ठीक है, सॉरी, ग्लेशियर के लैंड को इरोड करने से। ठीक है, तो लैंड को इरोड किया ग्लेशियर ने, तो और वहाँ पे ग्लेशियर जो है मेल्ट कर रहा है, इट इज़ फिलिंग अप दैट डिप्रेशन जो कि उसने क्रिएट किया है। ठीक है, तो बन जाती है आपकी ग्लेशियर लेक। अब ड्यू टू एनी इवेंट, जैसे कि अर्थक्वेक की वजह से या एनी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, या एनी अदर रीज़न की वजह से जो है, अगर उसकी जो बैरियर है लेक का, जैसे ये अगर लेक है, इसका जो बैरियर है अगर वो ब्रेक करता है तो इट कॉजेज एन अब्रप्ट डिस्चार्ज ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, फ्रॉम द ग्लेशियर लेक। अब दिस कैन कॉज फ्लडिंग इन द डाउन स्ट्रीम एरियाज। तो देखते हैं NDMA ने क्या कहा है। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 188 हिमालयन ग्लेशियल लेक्स जो कि हैं इन दी डेंजर ऑफ ओवरफ्लोइंग। अब इसमें 13 जो लेक्स हैं ये आ रही हैं उत्तराखंड में। ठीक है, और उसमें से भी 5 ग्लेशियल लेक्स हैं दैट फॉल इन कैटेगरी A, विच बेसिकली मीन्स कि ये हाईली सेंसिटिव हैं। तो उन 5 ग्लेशियल लेक्स को सर्वे करने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने जो है 2 टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स कंस्टिट्यूट की हैं। अब एक लेक इसमें से चमोली डिस्ट्रिक्ट में है जिसका कि नाम है वसुधरा ताल, और 4 हैं आपकी पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये है माबन लेक,
प्योंगरू लेक और 2 अननेम्ड या अनक्लासिफाइड लेक्स हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि उत्तराखंड जो है इवैल्यूएट कर रहा है रिस्क ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नासा टू क्रिएट लूनर टाइम स्टैंडर्ड। तो वाइट हाउस ने जो है डायरेक्ट किया है नासा को टू क्रिएट ए लूनर स्टैंडर्ड टाइम या फिर कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम फॉर द मून बाय द एंड ऑफ 2026। अब compete कर रही हैं बहुत सी सरकारें और प्राइवेट कंपनीज स्पेस में, तो उसी के चलते जो है लूनर स्टैंडर्ड टाइम सेट करने के लिए कहा है वाइट हाउस ने नासा को। साथ ही इसका रिलेटेड डेटा हम ये देख लेते हैं कि मून पे जो है दिन उतना लंबा नहीं होगा जितना कि अर्थ पे होता है। ठीक है, तो मून पे इट लास्ट अबाउट 29.5 अर्थ डेज। ठीक है, जितनी देर लगती है बेसिकली मून को अर्थ को ऑर्बिट करने में। मून का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन का पीरियड है, यानी कि अपने एक्सिस पे घूमने का और अर्थ के अराउंड घूमने का जो टाइम पीरियड है वो इक्वल है, इसलिए एक ही सेम ही साइड जो है मून की हमें हमेशा नज़र आती है। ठीक है, सेम साइड ऑलवेज फेसेस अर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 352 डेज लगे, 16,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैवल किया है, लेकिन एंड्योरेंस एथलीट जो हैं ब्रिटिश नेशनल रस कुक, इन्होंने कॉन्कर किया है अफ्रीका को ऑन फुट। ही हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रन द एंटायर लेंथ ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की इंटायर लेंथ इन्होंने जो है ऑन फुट ट्रेवर्स की है। इनका नाम है रस कुक, ब्रिटेन से हैं ये। आगे देख रहे हैं कि 2024 के लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए वर्ल्ड बैंक का क्या प्रोजेक्शन है। तो इट हैज़ प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 7.5% इन 2024। नेक्स्ट आर्टिकल है कि महेंद्र सिंह धोनी हैज़ बिकम द फर्स्ट विकेट कीपर टू कंप्लीट 300 डिसमिसल्स इन T20 क्रिकेट। तो धोनी हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट विकेट कीपर टू कंप्लीट 300 डिसमिसल्स इन T20 क्रिकेट। आगे हम देख रहे हैं पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसने कि अपनी ब्रांच खोली है लक्षद्वीप में। तो कहाँ पर? लक्षद्वीप के कवारती आइलैंड में जो है HDFC बैंक ने अपनी पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक ने ब्रांच खोली है। ठीक है, अब एम है कि यहाँ पे जो है बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाए, डिजिटल सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड किए जाएं लोगों को। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है एक करेंसी कॉल्ड जिग टू बेसिकली फाइट इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी। तो देखते हैं। तो जिम्बाब्वे हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए गोल्ड बैक्ड करेंसी जिसका कि नाम है जिग, विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर जिम्बाब्वे गोल्ड, टू टैकल इन्फ्लेशन। अब जिम्बाब्वे की जो करेंसी है जिम्बाब्वियन डॉलर, इट हैज़ बीन डीवैल्यूड ड्यू टू इकोनॉमिक चैलेंजेस, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन चल रही है उनके देश में। ठीक है, और इनके सेंट्रल बैंक का ये कहना है कि हमारे पास इनफ गोल्ड रिजर्व्स हैं कि हम इस करेंसी को जो है गोल्ड से बैक कर सकें, लेकिन एनालिस्ट्स आर अनश्योर ऑफ दिस। ठीक है, तो एनीवे हमें देखना है गोल्ड बैक करेंसी जो है किसने लॉन्च की है, जिम्बाब्वे ने, इसका नाम है जिग। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। अब हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू टू टेस्ट योर नॉलेज फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो कमेंट्स में आंसर करके बताएं आप क्या आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, विच कंट्री हैज़ हेल्ड द टॉप स्पॉट इन दीज रैंकिंग्स। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग्स होती हैं, यहाँ पे टॉप स्पॉट रहा है फॉर 16 ईयर्स किस देश का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हियर इज़ द थर्ड क्वेश्चन। तो इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट TSAT-1A कहाँ से लॉन्च किया गया। ठीक है, वेयर वॉज इट लॉन्च्ड फ्रॉम। ठीक है, तो कमेंट्स में आप आंसर करके बताएं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ड्रॉप ए लाइक, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और यू हैव ए वंडरफुल डे, आपकी तैयारी अच्छी जाए। ओके।